नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश कामयाबी की क्रांति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। देश में जश्न का मौका हो या किसी भी विषम परिस्थिति से निकलने का, देश का उद्योग जगत हमेशा ही आगे रहता है। कहते हैं ना कि स्वतंत्रता का अर्थ है आजादी, हम किसी पर निर्भर नहीं हो, और इसी बात को सार्थक किया है भारत देश ने। 1947 से 2022 तक उद्योग जगत में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। चलिए आपको भी बताते हैं कितना बदलाव आया उद्योग जगत में और आज हम किस मुकाम पर पहुंचे हैं। भारतीय उद्योग का इतिहास। भारत औद्योगिक राष्ट्र नहीं है, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र है। आजादी से पहले भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। आधुनिक उद्योगों या कहें कि बड़े उद्योगों की स्थापना भारत में 19वीं शताब्दी के मध्य शुरू हुई, जब कलकत्ता और मुंबई में यूरोपीय व्यवसायियों का उद्योगों के द्वारा सूती वस्त्र उद्योगों की स्थापना हुई। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप गुजरात में सूती वस्त्र, बंगाल में जूट की वस्तुएं, उड़ीसा और बंगाल में कोयला उद्योग, असम में चाय उद्योग का विशेष विकास हुआ। उस समय सूती वस्त्र के अलावा शेष सभी उद्योगों पर विदेशियों का अधिकार था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लौह इस्पात, सीमेंट, कागज, शक्कर, कांच, वस्त्र, चमड़ा उद्योगों में उन्नति हुई। दूसरे विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक विकास के मार्ग में कई कठिनाइयां आईं, जैसे तकनीकी ज्ञान की कमी, यातायात के साधनों की कमी, बड़े उद्योगों को सरकार द्वारा हतोत्साहित करना। दोनों महायुद्धों के बीच आजादी से पहले उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ। विश्व युद्ध के दौरान हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी, एल्यूमीनियम उद्योग, अस्त्र शस्त्र उद्योग का विकास हुआ। रोजर मिशन की सिफारिश पर जो 1940 में भारत आया था, भारत के उद्योगों के विस्तार पर बल दिया गया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत में कौन से उद्योग हैं जिनके जरिए आज भारत यहाँ तक पहुँचा है। देश की इकोनॉमी में इन उद्योगों ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जानते हैं उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। भारत के प्रमुख उद्योग लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग और चीनी उद्योग। लौह एवं इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग को किसी देश के आर्थिक विकास की धुरी माना जाता है। भारत में इसका सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 में झारखंड राज्य में सुवर्ण रेखा नदी की घाटी में साकची नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत इस पर काफी ध्यान दिया गया और वर्तमान में 7 कारखानों द्वारा लौह इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है। भारत का पहला सबसे बड़ा कारखाना, जहां भारत का 20% इस्पात निर्मित होता है, इस उद्योग को बोकारो, जमशेदपुर, उड़ीसा से कोयला और लोहा प्राप्त होता है। वहीं इंडियन आयरन स्टील कंपनी की स्थापना 1874 में की गई थी। ये भारत का सर्वाधिक लोहे की ढुलाई करने वाला उद्योग है। बर्नपुर, हीरापुर, कुल्टी में इसकी 3 इकाइयां हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्रों के नाम और उनका स्थान। राउरकेला इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना उड़ीसा में पश्चिम जर्मनी की सहायता से की गई थी। भिलाई लौह इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से की गई थी। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। बोकारो लौह इस्पात कारखाना, इसकी स्थापना झारखंड में रूस की सहायता से की गई थी। विजयनगर इस्पात उद्योग, कर्नाटक में बेलारी जिले में। विशाखापट्टनम इस्पात उद्योग, आंध्र प्रदेश में। संलयन इस्पात उद्योग संयंत्र, तमिलनाडु में। और दातेरी इस्पात उद्योग उड़ीसा में है। लौह इस्पात के बाद बात आती है एल्यूमीनियम उद्योग की। एल्यूमीनियम उद्योग के अंतर्गत बॉक्साइट की कच्ची धातु से इसका निर्माण किया जाता है। बॉक्साइट को गलाने के लिए बड़ी मात्रा में कोयले की आवश्यकता के कारण एल्यूमीनियम कारखाने उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं जहां दोनों खनिज साथ साथ मिलते हैं। भारत में एल्यूमीनियम का पहला कारखाना 1937 में जेके नगर में एल्यूमीनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से स्थापित किया गया। भारत के एल्यूमीनियम उद्योग के प्रमुख कारखाने इंडियन एल्यूमीनियम कंपनी 1938 में आई, जो बिहार में स्थित है। भारत एल्यूमीनियम कंपनी छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थापित है। हिंडाल्को उत्तर प्रदेश के रेनकूट में स्थित है। नालको देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई, इसकी 3 इकाइयां मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में हैं।
वही बात यदि सीमेंट उद्योग की करें तो वर्तमान में भारतीय सीमेंट उद्योग विश्व में सीमेंट के उत्पादन में न केवल दूसरे स्थान पर है, बल्कि विश्व स्तरीय गुणवत्ता का सीमेंट भी उत्पादित करता है। 1904 में सबसे पहले मद्रास और अब चेन्नई में भारत का पहला सीमेंट कारखाना खोला गया, जो असफल रहा। लेकिन 1912 से 1914 के मध्य 3 बड़े सीमेंट कारखाने खोले गए। पहला पोरबंदर गुजरात, कटनी मध्य प्रदेश और लाखेरी। 1991 में घोषित औद्योगिक नीति के अंतर्गत सीमेंट उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। मार्च 2011 के अंत में देश में 166 बड़े सीमेंट संयंत्र हैं। इसके अलावा देश में कुल 350 लघु सीमेंट संयंत्र भी हैं। वर्ष 2010-2011 में सीमेंट और ईंट का निर्यात 40 लाख टन रहा। भारतीय सीमेंट ने बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, मध्य पूर्व एशिया, म्यांमार, अफ्रीका आदि देशों के बाजार में अपनी पहुंच बना ली है। भारत की सीमेंट कंपनियां हैं बिरला सीमेंट, जेपी सीमेंट, एसीसी सीमेंट और बांगर सीमेंट। बात यदि कोयला उद्योग की जाए तो भारतीय कोयला उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, जिस पर अन्य उद्योगों का विकास निर्भर करता है। वर्तमान समय में शक्ति के साधन के रूप में कोयला उद्योग का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है। भारत में 2 कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं, गोंडवाना कोयला क्षेत्र और टर्शियरी कोयला क्षेत्र। पंजाब के भटिंडा में गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी भी है। इस रिफाइनरी का उद्घाटन 28 अप्रैल 2012 को प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने किया था। ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और लक्ष्मी निवास मित्तल की मित्तल एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है। इस रिफाइनरी के प्रारंभ होने से भारत में कुल तेल शोधन क्षमता 213 मिलियन मीट्रिक टन सालाना हो गया है। इसके साथ ही ओएनजीसी द्वारा 3 रिफाइनरियां स्थापित करने की योजना है। मैंगलोर कर्नाटक, काकीनाडा आंध्र प्रदेश और बाड़मेर राजस्थान। आईओसी द्वारा 2 रिफाइनरियां स्थापित करने की योजना है, एन्नौर तमिलनाडु और पारादीप में। खनिज तेल की खपत से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के ताज़ा आंकड़ों के आधार पर अमेरिका का प्रथम, चीन का द्वितीय स्थान है और 2025 तक बढ़ रही ऊर्जा जरूरतों के चलते अमेरिका एवं चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा विशालतम तेल आयातक देश बन जाएगा और इस क्रम में चौथा स्थान जापान का होगा। वर्ष 2030 तक वैश्विक ऊर्जा जरूरत का 45% हिस्सा भारत और चीन का ही होगा। और अब बात कपड़ा उद्योग की। भारत का सूती वस्त्र उद्योग देश का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है। संगठित उद्योगों में इसका प्रथम स्थान है। कपड़ा उद्योग भारत का कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करने वाला उद्योग है। यही एकमात्र ऐसा उद्योग है जो कच्चे माल से लेकर तैयार माल के उत्पादन तक पूरी तरह आत्मनिर्भर है। कपड़ा उद्योग का महत्व इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में कपड़ा उद्योग का अंशदान 14% है। सकल घरेलू उत्पादन में 4%, कुल विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन 20%, कुल निर्यात में 24.6%, कुल आयात खर्च में अंशदान 3%, रोजाना सृजन की दृष्टि से 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। कपड़ा उद्योग की प्रारंभ से अब तक की स्थिति पर यदि बात की जाए तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर कलकत्ता में स्थापित की गई, लेकिन ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। भारत की दूसरी मिल बम्बई स्पिनिंग एंड विविंग कंपनी बम्बई में केजीएन डाबर द्वारा 1854 में स्थापित की गई। इसके बाद ये उद्योग लगातार विकसित होता रहा। 13 अगस्त 1947 भारत में कुल 394 सूती वस्त्र मिलें थीं। विभाजन के समय 14 अगस्त 1947 को 14 सूती वस्त्र मिलें पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चली गयी। साथ ही कपास का उत्पादन करने वाले कुल क्षेत्र का 40% क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। यही कारण है कि भारत को कपास के आयात के क्षेत्र में कदम रखना पड़ा। भारत सरकार ने कपड़ा विकास और विनियमन आदेश के माध्यम से इस उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया है। देश का सूती कपड़ा उद्योग मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में केंद्रित है। वस्त्र उद्योग के विकास के लिए सरकार ने कई योजनाएं प्रारंभ की हैं। 1 अप्रैल 1999 को कपड़ा मंत्रालय द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि की शुरुआत। ये योजना 11 FYP के दौरान भी जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। हथकरघा गतिविधियों के विस्तार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए अप्रैल 2000 से दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई।
सरकार ने कपड़ा उद्योग की बुनियादी संभावनाओं के क्षेत्र के विकास के लिए अगस्त 2005 में एकीकृत कपड़ा पार्क के लिए योजना लागू की गई, जिसके अंतर्गत वर्ष 2007 तक 25 SITP स्थापना प्रस्तावित है और जिसमें 13,550 करोड़ का निवेश किया जाएगा। कपड़ा उद्योग के बाद रत्न और आभूषण में भी भारत का बहुत अच्छा काम रहा है। भारत के प्रमुख उद्योग लौह इस्पात, जलयान निर्माण, मोटर वाहन, साइकिल, सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र, वायुयान, उर्वरक, दवाएं एवं औषधियां, रेलवे इंजन, रेल के डिब्बे, जूट, कागज, चीनी, सीमेंट, मत्स्यन, चमड़ा उद्योग, शीशा, भारी एवं हल्के रासायनिक उद्योग और रबड़ उद्योग हैं। ये 7 महत्वपूर्ण उद्योग ऐसे रहे हैं जिन्होंने आजादी से लेकर अब तक भारत को एक नई दिशा प्रदान की है। आयात निर्यात उतार चढ़ाव का दौर हमने देखा है। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में भी देश के उद्योग जगत ने हर संभव मदद की है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जैसे लंबे समय से भारत सहित कई अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास के प्रमुख चालक रहे हैं। आज लगभग 6.5 करोड़ MSME हैं, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में करीब 30% का योगदान देते हैं। हालांकि कोविड-19 महामारी ने MSME और उनके परिचालन के तरीकों में बड़े पैमाने पर बदलाव किया है। एक डिजिटल मॉडल में शिफ्ट होने की जरूरत के साथ कई छोटे बिजनेसेस को अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। आइए एक नजर डालते हैं उन बिंदुओं पर जिनके लिए सरकार ने भी पहल की है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लंबे समय से चीन से सौर पैनलों के आयात का मुद्दा लंबित था और भारतीय उद्योग जगत प्रोत्साहन की मांग कर रहा था ताकि भारत में सौर पैनलों का निर्माण शुरू हो सके, जिसको लेकर भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से सौर मॉड्यूल पर 40% और सौर सेल पर 25% मूल सीमा शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। इस कदम से आयात महंगा होगा और स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा भारत में हर साल लगभग 10 से 15 गीगावाट सौर बिट्स के साथ पर्याप्त मांग पैदा हो रही है। सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप विशेष रूप से महामारी के बीच विकास की पहचान रहे हैं। ये स्टार्टअप ही थे जो नवीन विचारों के साथ आए और अपना संचालन बढ़ाया और उनमें से कुछ यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भी बन गए। वर्ष 2016 में उद्यमियों का समर्थन करने और भारत को नौकरी खोजने वाले देश की बजाय नौकरी देने वाले देश में बदलने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। टैरिफ में कमी के माध्यम से भारत को एक प्रतिस्पर्धी स्थान बनाने की पिछली नीतियों के विपरीत सरकार ने टैरिफ आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करने की बात की है। यदि किसी विदेशी कंपनी को भारत में प्रतिस्पर्धा करनी है तो वो देश के भीतर ही वस्तुओं का उत्पादन करेगी या सेवाएं प्रदान करेगी, क्योंकि भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात करके भारतीय उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने पर अब उन्हें बढ़े हुए टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाना नहीं है, बल्कि टैरिफ संरक्षण प्रदान करके उन्हें प्रोत्साहित करना है। कौन से उद्योग हैं, सरकार ने क्या पहल की है, ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब आगे की राह क्या होगी, कैसे उद्योग जगत को बेहतर बनाने के लिए काम किया जाए, देखिए ये रिपोर्ट। वैश्विक मानकों के साथ तालमेल बिठाना जरूरी है। भारत सरकार द्वारा उद्योग जगत को बेहतर बनाने के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसे भी वैश्विक परिवेश की पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। वर्तमान में लंदन इंटरबैंक की पेशकश दर जितनी कम है, साथ ही सरकारी प्रतिभूतियों पर दर लगभग 5% से 5.5% पर है। इस तरह पूंजी जुटाने के अधिक अवसर हैं। ग्लोबल पेंशन फंड्स, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स और ECB लैंडर्स के रूप में भारत में बहुत सारे नए निवेश आ रहे हैं। ये सभी बहुत ही आकर्षक रिटर्न वाले फंड हैं, जो फंड की तलाश करने वाले सभी लोगों के लिए काफी अनुकूल हैं। जरूरत इस बात की है कि भारत सरकार को ये देखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्तमान में कहाँ खड़ा है और भारतीय बाजार कहाँ पर, साथ ही दोनों को एक सतह पर लाने की कोशिश की जाए। उद्योग और कृषि के बीच सहयोग भी जरूरी है। भारतीय कृषि को जिस चीज की तत्काल आवश्यकता है वो है अधिक से अधिक निवेश और नवीनतम तकनीक का समावेश। भारतीय उद्योग भारतीय कृषि के साथ इस तरीके से जुड़ सकता है। अधिक संसाधनों का निवेश करना, खेती और सिंचाई प्रक्रियाओं में नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करना, भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराना, किसानों को शोषण से बचाने के उपायों के साथ उपज को बाजार में लाने की स्वतंत्रता प्रदान करना। इससे भारतीय उद्योगों, कृषि क्षेत्र और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अवसरों में वृद्धि होगी।
घरेलू निर्माताओं को दीर्घकालिक समाधान प्रदान करना भी एक उपाय हो सकता है। घरेलू निर्माताओं के लिए टैरिफ आधारित सुरक्षा उनकी समस्याओं का दीर्घकालिक समाधान नहीं है। ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस प्रकार का कदम केवल एक अल्पकालिक समाधान है। बुनियादी ढांचे में सुधार और ये सुनिश्चित करना कि उचित और प्रतिस्पर्धी दर पर उद्योगों को पूंजी उपलब्ध कराई जाए अधिक आवश्यक है। बाजार में सुधार भूमि और श्रम के संदर्भ में हो ताकि भारतीय उद्योग अपनी वास्तविक क्षमता के साथ उभरकर सामने आ सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार और उद्योग जगत को आगे बढ़कर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सरकार की ओर से बहुत सारे नीतिगत बदलाव किए गए हैं और उद्योग जगत ने भी वास्तव में कड़ी मेहनत की है, लेकिन कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं जिन पर दोनों हितधारकों को ध्यान देना चाहिए। और आइए अब आपको बताते हैं मशहूर 5 स्टार्टअप सेक्टर्स जो भारत के उद्योग जगत का नया चेहरा बन सकते हैं। आज बदलते भारत का मजबूत स्तंभ है उद्योग जगत में बढ़ती संभावनाएं और तेजी से विकसित होता ये इकोसिस्टम। जब भी हम किसी नए व्यापार को शुरू करने के बारे में सोचते हैं, तब क्या आपने गौर किया है कि आपका प्रोडक्ट या उससे जुड़ी सेवाएं टारगेट उपभोक्ता की समस्याओं का निवारण करेंगी? ये ऐसा खास बिंदु है जिसके बारे में हर सफल एंटरप्रेन्योर अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले सोचता है और यहीं से जन्म लेता है स्मार्ट इनोवेशन, यानी कि एक ऐसी खोज जो परिवर्तन लेकर आए और अक्सर ऐसी ही खोज बाजार में अच्छी बिक्री भी करती है। अगर आपने उद्यमिता के क्षेत्र को अपने भविष्य के रूप में चुना है तो आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन से ऐसे सबसे अच्छे सेक्टर्स हैं जो आज के समय में उद्योग जगत की दुनिया में सफल व्यवसाय का स्कोप पैदा कर रहे हैं। भारत के मशहूर स्टार्टअप सेक्टर्स: एंटरप्राइज तकनीक, वित्तीय तकनीक, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी, उपभोक्ता सर्विस और लॉजिस्टिक। 75 साल में कितना बदल गया भारत, एक नजर में देखिए बदलाव की पूरी कहानी। आजादी के बाद भारत की 74 साल की विकास यात्रा संघर्ष और रफ्तार की पूरी कहानी बयां करती है। 7.5 दशकों में भारत ने कुछ चुनौतियों का अद्भुत तरीके से सामना करके विश्व में अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा वापस कायम की है। तो हमारे सामने कोरोना जैसी कुछ चुनौतियां नए सिरे से खड़ी भी हुई हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भारत की बात दुनिया गौर से सुनने को मजबूत हुई है। तो कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। हम यहाँ कुछ आंकड़े पेश कर रहे हैं जिससे बदली हुई तस्वीर की एक झलक मिल सकती है। साथ ही साथ जो कमियां रह गई हैं उसे सुधारने की ओर ध्यान भी जाता है। बढ़ती आबादी सबसे बड़ी चुनौती। अगर आजादी के बाद के 74 वर्षों में भारत के सामने खड़ी सबसे मुश्किल चुनौतियों की बात करें तो बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर खड़ा हुआ है, क्योंकि 1947 में भारत की जनसंख्या लगभग 37.6 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 139.3 करोड़ होने का अनुमान है। आने वाले वर्षों में हम विश्व की सबसे बड़ी आजादी वाला देश बनने के करीब पहुंच चुके हैं। जनसंख्या के असल आंकड़े तो 2021 में जनगणना संपन्न होने के बाद ही सामने आते हैं। 10 साल पहले यानी 2021 की जनगणना में भारत की आबादी 121 करोड़ के पार थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था UIDAI ने 2020 के दिसंबर तक देश की आबादी 137 करोड़ होने का अनुमान जताया था। गरीबी के खिलाफ देश को करना है लंबा संघर्ष। बढ़ती जनसंख्या की तरह गरीबी भी देश के लिए चुनौती बनी हुई है। अनुमानों के मुताबिक आजादी के समय देश की करीब 80% जनसंख्या यानी करीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे होते थे, जबकि 2011-12 के आंकड़ों के आधार पर देश में 26.9 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, जो कि उस समय की जनसंख्या के करीब 22% के बराबर हैं। यानी तुलनात्मक रूप से तो आंकड़े सुधरे हैं, लेकिन 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे देश के लिए ये निश्चित ही परेशान करने वाली बात है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है। आज जब देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है तो जनसंख्या में अप्रत्याशित इजाफे और गरीबी को छोड़ दें तो इससे जुड़े कई पहलुओं पर उम्मीद की एक नई किरण भी दिख रही है। उदाहरण के लिए आजादी के समय प्रति महिला देश में टोटल फर्टिलिटी रेट 5.9 थी, जो आज घटकर 2.1 रह गई है। यानी जनसंख्या में वृद्धि की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में देश जरूर सफल रहा है। इस दौरान एक और क्षेत्र में भारत ने बहुत बड़ी सफलता पाई है। 74 साल पहले देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि बाल मृत्यु दर 181 थी, जो अब घटकर 26.6 हो चुकी है।
इसी तरह आजादी के वक्त देश की आबादी की औसत आयु 37 वर्ष थी, जो आज बढ़कर 70.4 वर्ष हो चुकी है। इसकी वजह ये है कि तब देश में सिर्फ 2014 सरकारी अस्पताल होते थे, जो आज बढ़कर 23,000 से ज्यादा हो चुके हैं। मेडिकल कॉलेज भी 30 से बढ़कर 541 हो गए हैं और डॉक्टर भी 12 लाख से ज्यादा जुड़े हैं। लेकिन अभी भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। साक्षरता दर सुधरी, लेकिन सेक्स रेशो का बुरा हाल। ऊपर के आंकड़े गवाह हैं कि भारत ने बीते 74 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी कामयाबी पाई है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि अभी मीलों आगे जाना है। मसलन सेक्स रेशो में भारत की स्थिति सुधर नहीं पाई है, बल्कि खराब हो गई है। 1951 की जनगणना के मुताबिक तब तक 1000 पुरुषों के मुकाबले देश की आबादी में 946 महिलाएं थी, जो अब घटकर 934 ही रह गई हैं। जाहिर है इन्हीं कारणों से सरकार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू करनी पड़ी और हरियाणा जैसे राज्यों में इसका असर देखने को मिला है। इसी तरह साक्षरता के क्षेत्र में देश ने लंबी छलांग लगाई है। 1947 के आसपास देश में साक्षरता दर लगभग 18.3% थी, जो कि आज की तारीख में बढ़कर 77.7% हो चुकी है। आम आदमी की कमाई कई गुना बढ़ी। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देश ने बहुत ही ऊंची छलांग लगाई है। एक अनुमान के मुताबिक देश जब आजाद हुआ था तब देश की जीडीपी मात्र 37 अरब अमेरिकी डॉलर थी, लेकिन आज ये 2623 अरब अमेरिकी डॉलर हो चुकी है। इसी तरह मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 1947 में सिर्फ 274 रुपए सालाना थी, जो कि इस समय 1,26,968 रुपए है। इस समय देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर थी और इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 53.7% थी, लेकिन आज ये सिर्फ 18.8% है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 14.4% से बढ़कर 26.9% और सर्विस सेक्टर 31.9% से बढ़कर 54.3% हुआ है। इसी तरह जीडीपी में व्यापार की हिस्सेदारी तब 11.3% थी और आज ये 36.5% हो चुकी है। आजादी से अब तक भारत की इकोनॉमी में हमने और आपने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और एक नए भारत की रणनीति के लिए अग्रसर देखा है। एक नए भारत की सुंदर तस्वीर के लिए काफी काम किया गया और किया जा रहा है। नीति आयोग ने नया भारत के लिए अपनी व्यापक राष्ट्रीय रणनीति का खुलासा किया, जिसमें पहले से की गई प्रगति को स्वीकारते हुए और बाध्यकारी बाधाओं की पहचान करते हुए 41 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के विस्तृत विवरण में 2022-2023 के लिए स्पष्ट उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है और इन घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भावी राह सुझाई गई है। आइए आपको बताते हैं इससे जुड़ी जरूरी बातें। 2022 तक नए भारत की स्थापना के लिए माननीय प्रधानमंत्री के स्पष्ट आह्वान से प्रेरणा और दिशा प्राप्त करते हुए नीति आयोग ने पिछले वर्ष में कार्यनीतिक दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। नीति आयोग ने कार्यनीति तैयार करने में एक अत्यंत सहभागी दृष्टिकोण अपनाया। नीति आयोग में प्रत्येक क्षेत्र वर्टिकल में हितधारकों के सभी 3 समूहों अर्थात व्यावसायिक व्यक्तियों, वैज्ञानिकों सहित शिक्षाविदों और सरकारी अधिकारियों के साथ गहन परामर्श हुआ। इसके बाद वैज्ञानिकों और नव प्रवर्तकों, किसानों, नागरिक समाज संगठनों, थिंक टैंक, मजदूर प्रतिनिधियों और ट्रेड यूनियनों के साथ साथ उद्योग के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ आंतरिक परामर्श किया गया। केंद्रीय मंत्रालयों को इनपुट्स, सुझावों और टिप्पणियों के लिए शामिल किया गया था, जिसमें प्रत्येक अध्याय के मसौदे को परामर्श के लिए परिचालित किया गया था। मसौदा दस्तावेज को उन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भी परिचालित किया गया था जिनसे सहकारी संघवाद की भावना को ध्यान में रखते हुए और समावेशी विकास की गाथा लिखने के नीति आयोग के अधिदेश को पूरा करने के लिए बहुमूल्य सुझाव प्राप्त और उन्हें शामिल किया गया। दस्तावेज तैयार करने के दौरान केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर सरकार के साथ 800 से अधिक हितधारकों और लगभग 550 बाहरी विशेषज्ञों से सलाह ली गई। कार्यनीतिक दस्तावेज का व्यापक ध्यान नीति वातावरण को और बेहतर बनाने पर है, जिसमें निजी निवेशक और अन्य हितधारक नया भारत 2022 के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपना पूरा योगदान दे सकते हैं। आगे बढ़ते हुए निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और नागरिकों को कार्यनीतिक दस्तावेज में उल्लेखित चरणों को पूरा करने के लिए अपनी स्वयं की कार्यनीतियां तैयार करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा और दस्तावेज में 41 अध्यायों को 4 खंडों के तहत विभाजित कर दिया गया है। उत्प्रेरक, अवसंरचना, समावेश और शासन।
तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आज हमने देश के उन तमाम उद्योग जगत के बारे में आपको बताया जिनकी बदौलत आज हम और हमारा देश इस मुकाम पर पहुंचा है। आगे भी आजादी के इस जश्न पर उम्मीद है कि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हमारा देश तरक्की करता रहे। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश कामयाबी की क्रांति में आज बस इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, क्योंकि सबसे पहले देश।